आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर सेकंड चैप्टर में हम बात करने वाले नए राजाओं के बारे में और नए किंगडम के बारे में। याद करिए टाइमलाइन हमने जब डिस्कस की थी तब मैं आपको हमेशा की तरह बताता था कि हम यहाँ पर बात करेंगे हर्षा के समय की, चालुक्यास के समय की, पल्लवास के समय की। ये 550 एडी से लेके 750 एडी तक जो आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड कहलाता है, इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा था हर्षा जो आपके नॉर्थ में कन्नौज के आसपास, साथ में साउथ में मैंने आपको चालुक्यास और पल्लवास के बारे में भी बताया था। इन्हीं के फ्यूडिटरीज आगे कहानी में आने वाले हैं। आपको देखने वाला है किस तरीके से आपके पल्लवास के बाद चोलाज आने वाले हैं, चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूट आने वाले हैं और साथ में आपके बंगाल के आसपास पाल आने वाले हैं जो कि लड़ाई करेंगे। और इन्हीं की लड़ाई को हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके नए साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इनके नए जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। यहां पर ओवरव्यू में आप देखिए, ओवरव्यू में हम समझने वाले हैं कि सबसे पहले जो नई डायनेस्टीज आई वो कैसे आती, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। आपको पता चलेगा कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता था इनके साम्राज्यों का। हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मगध के बारे में, महाजनपथ्स के बारे में, कुछ रिपब्लिकन थे और कुछ में राजा हुआ करते थे। यहाँ पर भी हम समझेंगे, हम प्रशस्तियों के बारे में समझेंगे। याद करिए छठवीं की क्लास में मैंने आपसे बात की थी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, हर्षा की प्रशस्ति, जिसमें बड़ी बड़ी तारीफें लिखी हैं। चालुक्य किंग पुलकेशन II की प्रशस्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था। प्रशस्ति के बारे में समझेंगे और लैंड ग्रांट्स के बारे में समझेंगे। जमीनें जो दे दी जाती थी ग्रांट्स में, चाहे स्कूल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्राह्मण को दे दी जाती थी, एक लर्नेड पर्सन को दे दी जाती थी, उनके बारे में हम समझेंगे। यहां पर हम देखने वाले हैं किस तरीके से लैंड दिए जाते थे, किस काम के लिए लैंड दिए जाते थे, ये भी हमें समझ में आएगा। लड़ाइयां होने वाली हैं, लड़ाइयां हमेशा होंगी वेल्थ के लिए, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, किंगडम को बढ़ाने के लिए। तो हम वॉरफेयर जो होने वाली पर्टिकुलरली वेल्थ इंक्रीमेंट के लिए, उसके बारे में समझेंगे ये कैसी लड़ाई है। हम पढ़ने वाले हैं उरेयूर के बारे में। यहां से आप देखने वाले हैं तंजावुर के बारे में हम समझने वाले हैं, उरेयूर के बारे में समझने वाले हैं। ये क्या कहानी है उरेयूर और तंजावुर की। हम देखने वाले हैं बड़े बड़े टेम्पल्स, ब्रॉन्ज के स्ट्रक्चर। ब्रॉन्ज याद करिए, मैंने आपको ब्रॉन्ज बताया था, ये कॉपर और टिन का जो मिक्सचर है उसको आप ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज के स्ट्रक्चर और बड़े बड़े मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का और इरिगेशन का, किस तरीके से एग्रीकल्चर और इरिगेशन होने वाला है, क्या चेंजेस आए इनमें टाइम के साथ। याद करिए हमने आपसे प्लॉशेयर की बात की थी कि किस तरीके से मगध साम्राज्य में या फिर मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं जो लोहे का हल था, जो आपने प्लॉशेयर बनाया था आयरन का, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इरिगेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं। यहाँ पर वो चीज सीखेंगे। साथ में हम देखने वाले किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था आपकी नए एम्पायर का, ये जो नए किंगडम्स आने वाले हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। एक और चीज हमें समझनी है कि ये जो एक सभा हुआ करती थी, एक असेंबली की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें आप किस किस को मेंबर बना सकते थे और मेंबर्स बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया था, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते थे मेंबर बनने के लिए। अब हम बात करें हमारे चैप्टर की, तो आप देखिए ये कहानी जो है ये 7 से 12 सेंचुरी के बीच की है। 700 से 1200 साल के बीच की कहानी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मुख्य साम्राज्य यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रकूट्स के बारे में। यहाँ पर आप देखने वाले हैं चोलास के बारे में और पालास के बारे में। पालास आपके बंगाल के आसपास के इलाके में, यहाँ पर देखिए ये पालास आ गए। यहाँ पर आप देखने वाले गुर्जर प्रतिहाराज आने वाले हैं, नीचे आपके राष्ट्रकूट आने वाले हैं आपके वेस्टर्न डेक्कन एरिया में। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग किंगडम्स आने वाले हैं। राजपूतों का ओरिजिन होगा जहां पर आपको चमन्स या फिर चौहान्स के नाम से आपको देखने मिलेंगे। चोलास आपको साउथ में मिलने वाले हैं। साथ में आपको मैंने चेरा और पांड्यास के बारे में भी बताया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये तमाम चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं और आगे इन्हीं डायनेस्टीज के बारे में, जो नई नई डायनेस्टीज हैं, चाहे आप राजपूत की बात करें, गुर्जर प्रतिहारास की पर्टिकुलरली बात करें, या फिर पालास या राष्ट्रकूट की बात करें, यहाँ पर आप देखने वाले हैं एक तरीका बदल जाने वाला है पूरे सिस्टम का। ये जिस तरीके से सिस्टम चलता था इसमें बदलाव आने वाले। पहले के जो राजा रहते थे, आज के राजा उनसे काफी अलग रहने वाले। यहाँ पर आप देखने वाले हैं बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स होने वाले हैं, बड़े बड़े जमींदार होने वाले हैं, और यही वॉरियर चीफ होते थे। ये अलग अलग रीजन जो आपका सब कॉन्टिनेंट का है उसको कंट्रोल किया करते थे। और यहां पर आप देखने वाले हैं जो किंग है, इनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया करता था अपने सबॉर्डिनेट की तरह और सामंत की तरह। इन सामंतों के पास बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़े हुआ करते थे और इन्हीं जमीन के टुकड़ों से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपनी एक बड़ी वेल मेंटेन्ड पावरफुल आर्मी मेंटेन किया करते थे। जहां पर आपको घोड़े भी मिलने वाले हैं, उनके जो हथियार हैं और उनके जो लोग होने वाले हैं वो सब आपको देखने मिलने वाले हैं। एक नया पैटर्न, एक नई आर्मी आपको समझ में आने वाली है, नई टाइप ऑफ आर्मी और नई हायरार्की डेवलप होने वाली है। यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है कि ये जो सामंत है ये बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आएंगे, बहुत बड़े बड़े तोहफे लेकर आते थे आपके राजा के लिए।
या फिर उनसे ऊपर जो आपके लॉर्ड्स हैं उनके लिए। साथ में जब भी आपकी लड़ाई होने वाली है तो आपको ये मिलिट्री सपोर्ट भी देने वाले हैं। ये हमेशा आपकी कोर्ट्स में प्रेजेंट रहेंगे और जब भी आपकी लड़ाई होगी तो ये मिलिट्री सपोर्ट देने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में, तब आपको रिमाइंड करूंगा मैं, तब आपको बताऊंगा किस तरीके से मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था, कहीं ना कहीं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करेंगे तो अब उससे कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि जो इक्तेदारी सिस्टम होता था वो यहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ होगा। आप देखने वाले हैं जो सामंत है वो धीरे धीरे पावर गेन करेंगे, धीरे धीरे उनके पास पावर बढ़ेगा और वेल्थ बढ़ेगा। और जैसे जैसे उनके पास पावर और वेल्थ बढ़ता था वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे, अपने आप को एम्फेसाइज करने लगे। एम्फेसाइज करने के लिए आपने बड़े बड़े टाइटल्स लेना चालू कर दिया। जिस तरीके से महासामंत नाम का एक टाइटल लिया गया, या फिर टाइटल ले लिया गया महामंडलेश्वर का। बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाएंगे और अपने आप को जो पर्टिकुलर आपका रीजन ऑफ असर्शन है, रीजन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर आप अपना पावर प्रैक्टिस करेंगे। और ये कभी कभी ऐसा भी करते थे कि इनके ऊपर जो लीडर्स होते थे, चाहे वो किंग है या उनके ओवरलॉर्ड्स हैं, उनके खिलाफ भी हो जाएंगे और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे कि आज से मैं खुद अपना राजा हूं, ये मेरा साम्राज्य है। इस तरीके की चीजें होती थी। जैसे आपके जो सामंत हैं या जो आपके लॉर्ड्स हैं, जो आपके लैंड लॉर्ड्स हैं, वो पावरफुल हो जाते थे। इन्हीं में से जो एक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक तरीके का फ्यूडल सिस्टम है जो आपके यूरोप में भी चला करता था। यूरोप में भी जो आपके अलग अलग अर्ल्स होते थे, या फिर आप देखने वाले हैं फ्यूडल सिस्टम में अलग अलग जमींदार या पावरफुल लॉर्ड्स होते थे, वो भी मिलिट्री में आपकी सोल्जर सप्लाई करेंगे, मर्सेनरीज की तरह काम करेंगे। इन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है जो आपके राष्ट्रकूत है, वो अर्लियर चालुक्य के, आप देख सकते हैं चालुक्य जो किंग है उनके अंडर थे और उन्हीं के आपके ओवरलॉर्ड कहलाएंगे, या फिर उन्हीं के अंदर पे वो सामंत के तौर पर काम करते थे। जो चालुक्यास हैं उनके सामंत थे राष्ट्रकूत, जो बाद में इमर्ज होते हैं, बाद में वेस्टर्न डेक्कन के आसपास के इलाके में पावरफुल होते हैं। राष्ट्रकूत का जो एक इंपॉर्टेंट किंग था, ये आपसे मैं मिड 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, लगभग 800 एडी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे दांती दुर्ग नाम का एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूत चीफ होगा जो अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा और चालुक्यास को ओवरथ्रो कर देगा। और यहां पर आप देखने वाले हैं एक रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा। उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिचुअल को करने की क्या जरूरत पड़ी, ये गोल्डन गर्भ जो रिचुअल है इसको क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं, सोसाइटी जिस हिसाब से बटी थी उस समय, सिचुएशन ये थी कि सिर्फ जो क्षत्रिय है वही आपका राजा बन सकता है, ही इज ओनली मेंट टू बी अ किंग। आप देखने वाले हैं जो आपके राष्ट्रकूत है, या फिर आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारास है, ये पर्टिकुलरली आपके ब्राह्मण हुआ करते थे। और अगर ये ब्राह्मण है और ये किंग बन जाएंगे तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं किया करती थी। इसीलिए इन्होंने इस तरीके के यज्ञ किए जिसको आप हिरण्यगर्भ कहते हैं या फिर गोल्डन बूम कहते हैं। इसका अर्थ था जो भी इस यज्ञ को करने वाला है, अगर वो ब्राह्मण है या फिर किसी और पर्टिकुलर वर्णा को बिलोंग करता है, उसका रीबर्थ हो जाएगा। इस यज्ञ को करने के बाद जो आपका सेक्रीफाइसर है वो क्षत्रिय के रूप में फिर से जन्म लेगा। इस तरीके से माना जाता था। सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिरण्यगर्भ जो आपका यज्ञ होने वाला है उसका ये मतलब था, ये इंटरप्रिटेशन था। यहां पर देखिए किस तरीके से आपके राष्ट्रकूट का पूरा एम्पायर था। यहां पर आप देख सकते हैं डेक्कन से लेकर साउथ में आपके चोला का जो आपका साम्राज्य था उससे बॉर्डर शेयर करता था। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपको समझना कि यहाँ पर कन्नौज, ये आप जगह देख लें क्योंकि इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ये आप देखिए रीजन जो आपके परमार के रीजन है, मालवा है, चंदेल के जो रीजन है, ये सारे रीजन आज के समय कर्नाटका, कुछ पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी राष्ट्रकूट के हाथ में थे। इसके बाद आप देखने वाले हैं और भी अलग अलग फैमिलीज आने वाली। अलग अलग फैमिली से मिलिट्री स्किल के हिसाब से अपने अपने किंगडम्स बनाए जाएंगे, जिनमें मैं पर्टिकुलरली बात करूं कदम्बा, एक जो पर्टिकुलर डायनेस्टी थी उसके आप देखेंगे मयूर श्रमण, ये साथ में आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारस में हरिचंद्र, ये दोनों ही ब्राह्मण्स थे। ये दोनों ब्राह्मण्स को बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बाद भी ये राजा बनते हैं। इन्होंने हथियार उठाए, इनके प्रोफेशन में हथियार उठाना नहीं था। ब्राह्मण्स का प्रोफेशन होता था आपको पढ़ाना है, यू वर्क एज अ टीचर, यू वर्क एज अ गुरु। लेकिन यहां पर आप देखने वाले हैं ये हथियार उठाएंगे और फिर उसके बाद ये अपने अपने किंगडम्स को एस्टैब्लिश करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कदम्बास जिनने कर्नाटका में अपना एस्टैब्लिश किया किंगडम, दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहारास आपको राजस्थान में देखने मिलेंगे। अजंता एलोरा, आपको केव्स के बारे में मालूम होगा। पर्टिकुलरली अगर हम एलोरा की बात करें तो एलोरा में आपको देखने मिलेगा इस तरीके का विष्णु एज नरसिम्हा अवतार में विष्णु बनाए गए हैं, जिसको मैन लॉयन भी कहते हैं। वो आपको राष्ट्रकूट पीरियड के टाइम पे देखने को मिलता है, राष्ट्रकूट के टाइम पे बनाया जाता है। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। एलोरा को अगर आपको याद करना है तो एलोरा को आप इमेजिन कर लीजिए अलोरा। अलोरा में आप ये देखिए ये ऑल है, ऑल का मतलब आप ये समझिए जो एलोरा के आपके केव्स है उसमें सारे रिलीजन्स के बारे में केव्स है, चाहे बुद्धिस्ट की बात करें, जैन्स की बात करें, हिंदू की,
लेकिन आप अजंता की बात करेंगे तो अजंता में सिर्फ एक ही टाइप के आपको केव्स मिलेंगे, जो है आपके सिर्फ बुद्धिस्ट। तो अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव मिलते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एलोरा, उसको आप इमेजिन कर लें, अलोरा, अलोरा मतलब ऑल। तो आपके जो तीन मेजर रिलीजन थे उस टाइम पे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपका हिंदुइज्म, तीनों के आपको केव्स एलोरा में देखने मिलेंगे। जिसमें पर्टिकुलरली मैंने केव नंबर 15 की बात की, ये राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाए गए थे। ये देखिए मैप में किस तरीके से यहां पर आपको एलोरा केव्स देखने मिल जाएंगे। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसके पास देखने मिलेंगे। यहां पर एक और चीज आपको समझ में आने वाली है, ये जो नए नए राजा आने वाले हैं, ये बड़े बड़े भारी 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 भरकम 200 500 किलो के नाम लेने वाले हैं। ये सिंबॉलिकली बोल रहा हूं मैं, ये मेटाफर है। आप देखिए महाराजा, महाराजाधिराज, इतने बड़े बड़े नाम, ग्रेट किंग्स, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, इस तरीके की बातें की जाती थी। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों लोकों के राजा, स्वर्ग नर्क और धरती लोक तीनों लोकों के राजा हैं। इस तरीके के भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया जाता था उनको संबोधित करने के लिए। जिस तरीके से आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति मतलब जिनका चारों तरफ राज, चारों तरफ एक छत्र राज है, उनको छत्रपति कहते हैं। यहां पर आप देखने वाले महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, सबसे बड़े राजा, तीनों लोक के, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों तरफ के राजा, इस तरीके की बात, तीनों लोकों के राजा जैसे भारी भारी शब्द यूज किए जाएंगे। आप देखने वाले हैं यहां पर अपना जो पावर है ये सामंतों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसके साथ आप देखने वाले पीसेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण से भी एसोसिएशन देखी जाती है। ये सारी चीजें हो रही थी। आप देखने वाले क्लेम्स चेंज होने वाले हैं, सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। पहले जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, अब आप देखने वाले ब्राह्मण्स भी राजा होंगे, और ब्राह्मण्स राजा बनने के लिए हिरण्यगर्भ, गोल्डन बूम जैसे यज्ञ कराने लगे। यहां पर हम बात करें रिसोर्सेज की, यहां पर इन स्टेट्स में रिसोर्सेज किस तरीके से ऑब्टेन किए जाते थे, तो आप देखेंगे जो पीसेंट्स हैं, पीसेंट्स आपके जो खेतों में काम कर रहे हैं, उसके साथ जो मजदूर है, उसके बाद आपके जो कैटल कीपर्स हैं और जो आर्टिसंस हैं, इन सब से टैक्स वसूले जाएंगे, या फिर इनका जो प्रोड्यूस है, जो इन्हें बनाया है, उसको कंपेल किया जाएगा ये सरेंडर करें। ये जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, पीसेंट्स के जो क्रॉप्स है उनको सरेंडर कराया जाएगा, कैटल कीपर से उसके जानवर सरेंडर किए जाएंगे, और इस तरीके से इनसे रेंट वसूला जाता था या फिर रेवेन्यू वसूला जाता था। ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू वसूला जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वहां पर ट्रेड करेंगे, तो एक तरीके से ट्रेड के लिए उनसे रेवेन्यू वसूला जाता था। इस तरीके से आपका जो पूरा किंगडम है उसका फाइनेंशियल सिस्टम चलता था। और ये सारे जो आपके पैसे आते हैं, ये जो रेवेन्यू आपसे कलेक्ट होने वाला है, इनको जो राजा है वो लगाएगा बड़े बड़े मंदिर बनाने में, बड़े बड़े किले बनाने में। तो पैसा कहां से लिया जाएगा? इन कैटल कीपर से, इन आर्टिसन से, इन पीसेंट से और ट्रेडर से रेवेन्यू वसूला जाएगा। इनका जो सारी चीजें जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ले लिया जाएगा, और उस पैसे से, उस रेवेन्यू से बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े किले बनाए जाएंगे। साथ में ये जो पैसा इकट्ठा होता है ये लड़ाइयों में भी यूज होने वाला है। इससे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी और लड़ाई करके कोशिश की जाएगी कि अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाए। और इन लड़ाइयों में आप देखने वाले हैं जो भी नई जगह जीती जाती थी, वहां से आप उनके वेल्थ को, उनके धन को लूटने वाले हैं, उसको प्लंडर करने वाले हैं, उसको लूटपाट करने वाले हैं, उनके जो लैंड है उसको आप अपने कंट्रोल में लाने वाले हैं। और उसके बाद आप देखने वाले हैं ट्रेडिंग रूट्स भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और अगर आपकी ट्रेडिंग रूट्स कंट्रोल में आ रही हैं तो आप ट्रेडर्स से भी ट्रेडिंग रूट पे ऑक्ट्राई ले सकते हैं, चुंगी नाका ले सकते हैं, या फिर आप पैसेज ट्रैक, जो पैसेज टैक्स होता है वो भी ले सकते हैं। आपने भी ऑक्ट्राई देखे होंगे, इस तरीके से आप देखेंगे स्टेट बॉर्डर्स पर इस तरीके से एक पोल लगा रहता है, जब आप उनको पैसे देंगे तो वो आपका जो पोल है वो खोल देते हैं और वहां से आपका ट्रक निकल जाता है। तो इस तरीके की चीजें भी होने वाली है। यहां पर आप देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होंगे जिनका काम होगा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और ये जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के द्वारा किया जाएगा। और ये जो इनकी पोजीशन है टैक्स कलेक्टर की, आपकी ये पोजीशन हेरिडिटरी रहने वाली है। पापा जी टैक्स कलेक्टर है तो उनके बच्चे जी है, तो बच्चे जी भी टैक्स कलेक्टर है, और बच्चे के बच्चे जी भी टैक्स कलेक्टर है। इस तरीके से आपकी पूरी कहानी चलने वाली है। और ये जो फैमिली है ये काफी इन्फ्लुएंशियल हुआ करती थी। यहां पर आप देखने वाले जो आर्मी है, आर्मी की भी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्फ्लुएंशियल थी और हेरिडिटरी थी। मतलब यहां पर आपको समझ में आएगा कि अगर एक आदमी आर्मी में है तो उसका बेटा भी आर्मी में जाएगा। इस तरीके की चीजें आपको देखने मिलती हैं यहाँ इन राजाओं के पास, इन साम्राज्यों के पास। और खासकर राजा जो है वो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते था, अपने जो रिश्तेदार होते थे, भाई भतीजे होते थे, उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया करता था। यहां भी आप देख सकते हैं जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म यहां पर भी आपको देखने मिलेगा। ये सारी कहानियां चल रही। हमें किताब में देखने मिलता है एक इंस्क्रिप्शन जो चोला के समय का है, जो चोला साम्राज्य उसके समय का है। तमिलनाडु में आपको ये मिलता है। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है 400 टैक्सेस का, 400 टैक्सेस है, 400 अलग अलग शब्द यूज किए जाते थे आपके टैक्सेस के लिए, और उस चीज का यहाँ पर आपको रेफरेंस मिलता है। आप देखने वाले हैं अलग से एक टैक्स मेंटेन किया गया जिसको आप वेटी कहते हैं, और इसको आप कैश में नहीं लेते थे, इसको आप हमेशा काइंड में लेंगे। जिस तरीके से आप कहेंगे फोर्स लेबर करा लिया जाएगा किसी से, या फिर आप देखने वाले हैं कदमई,
करके एक टैक्स बताया, जो लैंड रेवेन्यू होता था आपका, वो बताया गया है। कदमई और वेटी याद रखें। साथ में और भी चीजें बताई गई किस तरीके से आपके घर पे अगर आप छत बना रहे हैं, थैच मतलब होता है जो आप घास फूस का यूज करके आपके घर की छत बना रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर आपने सीढ़ी लगा ली घर पे तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, और सीढ़ी अगर आपने लगाई है पाम ट्री पे चढ़ने के लिए तो टैक्स लगेगा। आपने अगर शादी करी या फिर आपने फैमिली की जो प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है उसमें भी आपसे टैक्स लिया जाता था। मतलब ये समझिए किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसमें टैक्स लगाया जाता था। और ये हमें तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन में समझ में आता है, चोलास के बारे में हमें पता चलता है। इनका आप देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु और आंध्रा के आसपास के इलाके में इनका इफेक्टिव एरिया था, एरिया ऑफ इफेक्ट या एरिया ऑफ एक्शन था। साथ में आप देखने वाले हैं वेस्टर्न साइड में आपको चेराज और पांड्यास दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें प्रशस्ति के बारे में और लैंड ग्रांट के बारे में। तो ये क्या चीज है, भूमि अनुदान किया जा रहा है या प्रशस्तियां लिखी जा रही है। आप याद करिए मैंने प्रशस्ति में आपको क्या बताया था, एक ब्राह्मण होने वाले हैं जो कोर्ट में काम करेंगे, कोर्ट में जो राजा है, राजा की तारीफ लिखने का काम होगा ब्राह्मण का, और अगर ब्राह्मण राजा की तारीफ नहीं लिखेगा तो वो अपनी जान से भी जाएगा, और अगर बड़ी बड़ी तारीफें लिखेगा तो उसके रिवॉर्ड दिए जाएंगे, बड़े बड़े रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और इन रिवॉर्ड में आपको मैंने संगमेरा के बारे में बताया था, जब बड़े बड़े हाथी घोड़े दिए जाते थे उन ब्राह्मण को। यहां पर आप देखने वाले हैं उन ब्राह्मण को लैंड मिलने वाले हैं, जमीन के टुकड़े मिलने वाले हैं। अब इन जमीन के टुकड़े कैसे दिए जाएंगे, तो इसको रिकॉर्ड बना के रखा जाता था एक कॉपर प्लेट पे, एक कॉपर प्लेट पे, क्योंकि तब कागज तो थे नहीं, इसीलिए तब कॉपर प्लेट पे लिख दिया जाएगा कि मैं राजा फला 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 इस ब्राह्मण को इतने एकड़ 10 एकड़ जमीन दे रहा हूं, और ये जमीन पर आपको टैक्स नहीं लेना है। आपका जो ब्राह्मण होने वाला है उसके पास पावर होता था यहां पर वो टैक्स कलेक्ट करे इस जमीन पे, और अपना जो भी एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करे। यहां पर आपको संस्कृत की पोएम्स के बारे में भी पता चलता है, जिसमें किंग्स की हिस्ट्री डिस्कस की गई है। पर्टिकुलरली आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में एक ऑथर है जिन्होंने पोएम लिखी थी, रजत रंगिनी, काल्हाना नाम है ऑथर का। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पोएम रजत रंगिनी लिखी थी। साथ में और भी आपको इस तरीके के वैरायटी ऑफ सोर्सेज मिलने वाले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स और आई विटनेस के अकाउंट्स मिलने वाले हैं। आंखों देखी जो किस्से हैं वो सुनाई देने वाले हैं आपको हिस्ट्री के बारे में, और जो पुराने किस्से हैं उनके बारे में। प्रशस्तियों के बारे में भी चर्चा होगी, किस तरीके से प्रशस्तियां लिखी जाती थी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिटिकल होंगे रूलर के और जो सच बोलते थे। सच का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण है वो तो प्रेशर में है, ब्राह्मण को सच इसीलिए नहीं बोलना है क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो वो अपनी जान से जाएगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखने वाले हैं, दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आम आदमी है वो सीधी सीधी किंग्स की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने वाला है, किंग्स की पॉलिसीज के खिलाफ कोई भी बात वो दिलेरी से कहने वाला है। अब किताब में एक और चीज बताई गई है, अचीवमेंट ऑफ नाग भट्ट। तो हम समझते हैं नाग भट्ट कौन है, तो और ये हमें कहां से पता चला कि इनकी क्या अचीवमेंट्स है और कैसी अचीवमेंट्स। तो यहां आपको एक प्रशस्ति मिलती है ग्वालियर के पास, जो मध्य प्रदेश में है। संस्कृत में यह प्रशस्ति लिखी गई है, और इस प्रशस्ति में नागभट्ट जो एक प्रतिहारा किंग है, जो गुर्जर प्रतिहारा के किंग है, उनने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से उनके मिलिट्री कैंपेन्स हुए, उसके बारे में बताया है। यहां पर लिखा गया है कि जो आंध्रा के किंग है और जो सिंधवा या फिर सिंध के जो राजा है, विदर्भ के जो राजा हैं, इस तरीके से कलिंग और भी अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, इनको इन्हें घुटने पर बिठा दिया, उनको इन्हें हरा दिया। और तब हराया जब वो राजा भी नहीं बने, तब जब वो सिर्फ एक राजकुमार थे तब उन्हें इन सबको हरा दिया। इस तरीके से पावरफुल बताया गया है। बाद में यह भी बताया गया कि इन्होंने चक्र युद्ध या फिर जो आपके रूलर्स ऑफ कन्नौज हैं, इनसे भी जीत हासिल कर ली, और ये गुर्जर प्रतिहारास अपना कन्नौज में भी एक्सपेंशन करने वाले हैं। बताया गया कि जो राजा है वंगा के, जो आज के समय का बंगाल है, अनर्ता जो आज के समय गुजरात है, मालवा जो मध्य प्रदेश में है, कीरता जो आपके फॉरेस्ट पीपल है, तुर्शका जो तुर्क है, और जो वत्स और मत्स्य हैं, ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स आपके नॉर्थ इंडिया में, इनके ऊपर भी इन्होंने जीत हासिल की। इनको भी नागभट्ट ने हरा दिया, जो आपके प्रतिहारा किंग थे उन्हें हरा दिया। अब मैप में आप देखिए, ये गुर्जर प्रतिहारा का साम्राज्य देखिए कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था। सिंध के लोगों को हराया, आपके और भी तमाम जगहों की बात यहाँ पर की गई है, किस तरीके से मालवा के लोगों को हराया, बंगाल के लोगों को हराया, गुजरात के लोगों को हराया। ये सारे किस्से बताए जाते हैं, और ये पूरा मैप में बताया जाता है किस तरीके से आपके गुर्जर प्रतिहारास का पूरा किंगडम था। आगे हम देखें तो आगे हमें पता चलता है कि ये जो लैंड है, ये जो जमीनें दी जाती थी, ये क्यों दी जाती थी, किस काम आती थी। यहां पर आपको बताया जाता है, एक पर्टिकुलर तमिल सेक्शन है जहां पर आपको लैंड ग्रांट की चर्चा की गई, और यहां पर आपको बात किया जाएगा जो चोला साम्राज्य में लैंड ग्रांट दिए गए थे वो क्यों दिए जाते हैं। यहां पर किताब में दिया गया है कि आपने लैंड की बाउंड्रीज बना दी, वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड। यहां पर आप अर्दन एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे। एम्बैंकमेंट का मतलब है किसी चीज को रोकने के लिए एक स्टॉपेज टाइप आप बना देंगे, अर्दन मतलब मिट्टी का। यहां पर आपको यह भी देखने मिलेगा कि आज भी हम खेतों के चारों तरफ
आपने देखा होगा कटीले तार लगाते हैं या फिर हम कांटे वाले पौधों को फंसा देते हैं वहां पर बाउंड्री में, ताकि आपके जो जानवर हैं वो अंदर ना आ पाए। उसी तरीके की चीजें यहां देखने मिलती हैं। आपको देखने मिलेगा जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पानी की व्यवस्था है। पानी के साथ आप देखेंगे गार्डन है, ऑर्चिड्स मतलब जो फल है, फल ही फल लगे, फल की प्लांटेशन है। आप देखेंगे अगर एप्पल के पेड़ लगे तो एप्पल 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 इस तरीके से पूरा लगाया जाएगा। ग्रेप्स लगे, अंगूर लगे तो अंगूर अंगूर लगा दिए जाएंगे, तो उसको आप ऑर्चिड्स कहते हैं। फ्रूट्स की खेती मान लीजिए आप एक तरीके से। साथ में आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलने वाले हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे कुएं मिलने वाले हैं और खुली जगहें भी मिलने वाली हैं। चरने के लिए जगह होगी, जो मवेशी हैं उनको चरने के लिए जगह है, गांव भी बने हैं, एंट हिल्स भी हैं, प्लेटफॉर्म है, कैनाल्स हैं, डिचेस गड्ढे हैं, नदियां हैं। इस तरीके से सारी चीजें आपको इस जमीन के बारे में, इस जगह के बारे में, जो आपका तमिल सेक्शन ऑफ लैंड है उसके बारे में, जो लैंड ग्रांट्स हैं उनके बारे में बताया गया। आपको ग्रेनरी, जो ग्रेन सेव करने उसके लिए जगह है, मछलियां पकड़ने के लिए फिश पॉन्ड है, एक मछलियों का तालाब है, और आपके लिए हनी के लिए बी हाइव है और गहरे गहरे लेक्स है। ये सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती है। अब यहां पर यह बताया जाता है कौन टैक्स रिसीव करेगा इन लैंड्स का। जो भी आपका टैक्स रिसीव करेगा किस तरीके से होने वाला है, यहां पर जिसको भी ये जमीन मिलने वाली है वो इन टैक्सों को कलेक्ट करेगा। साथ में आप देखने वाले हैं वो किस किस चीज पर टैक्स कलेक्ट करने वाला है। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर फाइन इंपोज कर सकता है। उसके साथ आप देखेंगे जो बीटल नट्स है, पान के पत्ते पर टैक्स होने वाला है, सिले हुए कपड़े पर टैक्स होने वाला है। आप अगर बैलगाड़ी खरीदने वाले हैं, उस समय तो ऑडी बीएमडब्ल्यू हुआ नहीं करते थे कि आपसे जीएसटी ले लिया जाएगा। वहां पर जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी, उस पर टैक्स लगने वाला है। अगर आप बड़े बड़े रूम बना रहे हैं उन पे टैक्स होगा। आपने एक माले के ऊपर दूसरा माला चढ़ा दिया अगर, उस पर भी आपको टैक्स लगने वाला है। साथ में और तमाम तरह के टैक्स होते थे। आप देखने वाले हैं कैनाल कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं ताकि आपकी इरिगेशन डेवलपमेंट हो पाए, और इस तरीके की सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। वाटर की इंपॉर्टेंस देखी जाएगी और वाटर वेस्ट ना हो इसके बारे में ध्यान दिया जाता था, और इसीलिए आपके एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे, पानी को रोकने की भी व्यवस्था की जाएगी क्योंकि पानी काफी इंपॉर्टेंट था। आप देखने वाले हैं कुएं खुदवाए जाएंगे ताकि इरिगेशन में फायदा मिले, पेड़ लगाए जाएंगे छांव के लिए, और जो थॉर्नी बुशेस हैं उसको भी लगाया जाएगा जहां पर आपको प्रिवेंशन करना है जानवर के आने जाने से, जानवरों को आपको रोकना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं तब भी आपको टैक्सेस लिए जा सकते हैं आपसे। ये देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मैं कॉपर प्लेट्स की बात कर रहा था, ताम्र पात्र की बात कर रहा था, ये कॉपर प्लेट्स में इस तरीके से आपके लैंड ग्रांट्स का डील लिखी जाती थी कि ये वाला लैंड मैं फला फला आदमी को दे रहा हूँ ग्रांट में। तो आपको ये कॉपर प्लेट्स में देखने मिलता है। ये पर्टिकुलरली आप तमिलनाडु के एरिया में ये रिंग मिलता है, जिस रिंग में पर्टिकुलरली आप देखेंगे सील्स जो है, जो रॉयल सील लगे हुए ये कॉपर प्लेट्स आपको मिलते हैं, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनको संस्कृत में लिखा गया है। ये आपको 9th सेंचुरी में देखने मिलते हैं। ये 9th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। 9th सेंचुरी मतलब 900 एडी के आसपास के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। अब हम बात करें वॉरफेयर की, किस तरीके से आपके वॉरफेयर होते थे। लड़ाइयां होती थी पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने नोट बढ़ाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। यहां पर आप देखने वाले हैं लड़ाइयां गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पालास में लड़ाई होने वाली है, और ये लड़ाई होने वाली है एक जगह के लिए जिसका नाम आप याद रखें, कन्नौज। ये कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी आपकी। ये गंगा जमुना दो आपके पास में आती थी और ये फर्टाइल लैंड भी था, इसलिए इसको कंट्रोल करने की बहुत सारी कोशिश की जाती है। यहां पर मैंने आपको बताया 3 पार्टीज के बारे में, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूट और पालास। ये तीनों लड़ने वाले हैं एक दूसरे से, और तीनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कन्नौज पर कंट्रोल करें। तो ये 3 पार्टीज लड़ती हैं, इसलिए इसको ट्रापार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं या ट्रापार्टीट स्ट्रगल कहेंगे, जहां पर 3 पार्टी स्ट्रगल करेंगी एक पर्टिकुलर जगह को कंट्रोल करने के लिए। यहां पर आप देखने वाले काफी साल तक ये लड़ाई चलने वाली है, और इनमें ये जो डॉग फाइट है ये लंबे समय तक चलने वाली है। यहां पर ये अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, अपने रिसोर्सेज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप देखने वाले बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि पैसे वाले हैं और ये पावरफुल। जब भी आप देखने वाले हैं एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर हमला करेगा तो आपके टेम्पल्स को टारगेट बनाया जाएगा। पर्टिकुलरली क्यों बनाया जाएगा आपके टेम्पल्स को टारगेट? क्योंकि आपके टेम्पल्स बहुत ज्यादा रिच होने वाले हैं, इनमें बड़े बड़े सोने चांदी के दान दिए जाते थे। यहां पर ट्राइपार्टाइट की जो मैं बात कर रहा था, 3 लोग लड़ाई करने वाले, इनकी बात कर रहा था। यहां देखिए ये पालास का साम्राज्य है, इस तरफ गुर्जर प्रतिहारास का साम्राज्य है, और यहां आपके पल्लव का, यहां पर आपके राष्ट्रकूट का साम्राज्य। तो पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूट ये तीनों लड़ने वाले हैं आपके कन्नौज पर अपना हक जमाने के लिए, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और याद करिए हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो आपके अरेबिक या फिर जो आपके अरबी कार्टोग्राफर कह सकते हैं आप, उन्होंने अल इदरीसी नाम से मैंने आपको बताया था, उनने भी कन्नौज को
कन्नौज नाम से बताया है, क्योंकि उस समय भी कन्नौज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ये लगभग ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलने वाला है, ये जो लड़ाई चलने वाली है, ये लगभग 150 साल के आसपास तक खिंची रहेगी। साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट है करने के लिए, अंदर की लड़ाइयां तो हमने देख ली, जो अंदर का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब अगर हम समझे जो बाहर की लड़ाइयां थी, एक्सटर्नली किस तरीके से वॉरफेयर हो रहे थे, बाहर से कैसे लोग आ रहे थे वॉरफेयर के लिए, तो यहां पर एक बहुत ही जरूरी नाम आता है जिसको आप कहते हैं महमूद ऑफ गजनी। ये गजनी नाम की जगह से महमूद नाम का आदमी आता है। गजनी आज के समय अफगानिस्तान के पास में है, और यहां से आप देखने वाले हैं 1997 से ये 1030 तक ये एनेक्सेशन एक्सटेंड करेगा अपना कंट्रोल। यहां पर आएगा, लूटपाट मचाने वाला है। इसने अपना कंट्रोल इसी लूटपाट से, इसी लूट के पैसे से बढ़िया फौज बनाकर सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। इसका एक ही काम था, ये भारत में आता था, रेड करता था, और रेड करके जो वेल्दी टेम्पल्स है उनको लूट लूट कर ले जाता था, सारे सामान उठा ले जाता था, सोने चांदी और तमाम चीजें। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स जो थे उस टाइम पे एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे। सिर्फ पर्टिकुलरली महमूद गजनी ही नहीं, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एक राजा जब दूसरे राजा के यहां पर हमला करता था तब भी वो मंदिरों को लूटा करता था। तो यहां पर कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, यहां पर सीधी सीधी बात यह थी कि आपका जो सोमनाथ है इसमें बहुत ज्यादा पैसा था, इसीलिए आपके महमूद गजनी ने इस चीज को लूटा गुजरात में। और इस तरीके की कैंपेन्स रेगुलर बेसिस पे करता रहा। जब ये पहले आता था तो इसका ज्यादा सम्मान नहीं था, कोई इससे खौफ नहीं खाता था, कोई इससे नहीं डरता था, सोचता था हाँ कोई होगा महमूद और गजनी। लेकिन आप बाद में देखने वाले हैं, जब उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा उसके बाद से इसके लिए काफी खौफ और इज्जत पैदा हो गई आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके पहले तक महमूद गजनी को कोई ज्यादा इफेक्टिवली नहीं लेता था, सीरियसली नहीं लेता था। साथ में आप देखेंगे बैक एट होम अफगानिस्तान में भी इसका सम्मान बना, क्योंकि इसने एक सिंबल ऑफ वर्शिप, जो आपके इनफिडल्स हैं या फिर काफिर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये नॉन बिलीवर्स इन इस्लाम है जो सोमनाथ के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनके सिंबल ऑफ फेथ को, सिंबल ऑफ वर्शिप को तोड़ा। इसीलिए उसका बैक होम इस्लाम में भी उसको आपके अफगानिस्तान में एज अ हीरो ऑफ इस्लाम की तरह रिप्रेजेंट करा जाने लगा। उसके बाद आप देखेंगे जो आपके सुल्तान महमूद है, ये अपने साथ एक बंदे को लेकर आते हैं, एक आदमी को लेकर आते हैं जिसका नाम था अलबरूनी। ये अलबरूनी जो है अपने अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें लिखने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट की। आप देखेंगे अरेबिक वर्क्स के बारे में लिखने वाले हैं जिसका नाम देंगे ये किताब उल हिंद। तो ये जो अरबी में ये चीज लिखी है किताब उल हिंद, इसमें आप देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीजें ऐड ऑन करेंगे। संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं उनसे मिले जाएंगे, उनसे चर्चा की जाएगी, आम जिंदगी जो है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और उसको अलबरूनी अपनी किताब उल हिंद में लिखने वाले हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से आपके महमूद ऑफ गजनी ने यहां से हिंदुस्तान से इतना ज्यादा लूटपाट करके अपना पूरा जो किंगडम है उसको ईरान तक एक्सटेंड कर लिया। सेंट्रल एशिया, ईरान और वेस्टर्न एरिया में भी उसने एक्सपेंड किया अपने किंगडम। यहां पर आप देखने वाले सुल्तान जो होता है वो अरबी मतलब है, एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रूलर, जो राज करता है। आपको मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रकूट और पाला, साथ में गुर्जर प्रतिहाराज के बाद और दूसरे साम्राज्य भी आते हैं। इंटरनली अगर आप देखें तो चमन, जिनको हम चौहान्स कहते हैं, वो डेवलप होंगे, वो अजमेर के आसपास के एरियाज में आप देखने वाले हैं अपना राज फैलाएंगे, अपना साम्राज्य फैलाएंगे। जो दिल्ली था, दिल्ली उस टाइम पे तोमर्स के हाथ में हुआ करता था, बाद में इसको भी आपके जो चौहान्स हैं वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो दिल्ली और अजमेर दोनों ही चौहान के कंट्रोल में आ जाता है। यहां पर आप देखने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर चालुक्य जो आपके गुजरात के हैं, और साथ में जो गढ़वाल या फिर आपके गैदवालाज है, गढ़वालाज जो है उत्तर प्रदेश के, ये भी एक्सपेंशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और सब अपने अपने जो एरियाज हैं, एरियाज ऑफ कंट्रोल है, उनको एक्सपेंड करना चाह रहे थे। यहां पर और भी जगहों पर एक्सपेंशन देखने मिलेंगे, जो आपके चवन से या चौहान से या आपके गुजरात साइड भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश साइड भी आपके एक्सपेंशन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस एक्सपेंशन को अपोज किया जाएगा, चेक किया जाएगा आपके गढ़वालास के द्वारा या फिर आपके चालुक्यास के द्वारा। आप देखने वाले चवन रूलर्स में या चौहान रूलर्स में सबसे बेस्ट नोन या सबसे पॉपुलर या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पृथ्वीराज III। आप सबने पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी सुनी होगी, जो आपको पृथ्वीराज रासो करके जो चंद्रवरदाई ने लिखी थी उसमें दिखाई गई है, उसमें आपको लिखी गई है। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि 1191 में एक लड़ाई होती है जिसको आप कहते हैं बैटल ऑफ तरेन। बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद गौरी नाम के एक सुल्तान से लड़ाई होती है पृथ्वीराज की, और जो आपका मोहम्मद गौरी है वो हार जाता है। जब मोहम्मद गौरी हारता है तो वो वापस भेज दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान उसको माफ करके कहता है जा बेटा जा, अपने घर चला जा, तुझे माफ किया। अब जो मोहम्मद गौरी है वो अपने हाथ पैर पोंछता है और सीधा अपने घर निकल जाता है, दौड़ के जाता है, अपने सारे दोस्तों को बुला के लाता है, एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करके लाता है 1192 में, और सेकंड बैटल ऑफ तरेन होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है।
और यहां से ही आपकी कहानी चालू होने वाली है दिल्ली सल्तनत की। आप देखने वाले हैं 1192 जैसे ही आपका मोहम्मद गौरी जीतता है, मोहम्मद गौरी जीतेगा और उसके बाद से आप देखने वाले हैं 1206 तक आते आते आपकी दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाएगी। अपना एक गवर्नर जो कि ममलुक था, ममलुक का मतलब होता है स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहां पर वो बिठाकर गौरी जो है मोहम्मद गौरी वो वहां गौरी के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में अपना रूल करने लगता है। अब यहां हमने नॉर्थ की बात तो कर ली, थोड़ा सा हम साउथ पे लाइट डालेंगे, हम चोलास के साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चोलास के साम्राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हम बात करें तो आप देखेंगे चोला किंगडम्स और उनके नेबर्स के बारे में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से ओडिशा से भी उनका नेबरहुड था। यहां पर आपका सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यहां पर आप देखने वाले चालुक्यास के साथ भी उनका जो है बॉर्डर टच हो रहा है। आंध्रा का एरिया उनके अंडर में है, तमिलनाडु का एरिया उनके अंडर में है, कर्नाटका के पार्ट जो आपका तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, ये सारी जगहें भी इनके कंट्रोल में है। ककटिया का जो साम्राज्य है वो भी इनके कंट्रोल में है। साथ में आपका केरला जो चेरास और पांड्यास है उनका भी साम्राज्य इनके कंट्रोल में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ओरेयूर टू तंजावुर। तंजावुर और ओरेयूर के बीच का जो भी साम्राज्य था ये भी आपके चोलास के अंडर होने वाला है। तो पहले हम पढ़ते हैं चोलास का ओरिजिन, आखिर ये चोला साम्राज्य किस तरीके से आया। याद करिए मैंने आपको बताया था जो चालुक्यास हैं, चालुक्यास के अंदर जो लॉर्ड्स थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनका नाम था राष्ट्रकूट। बाद में राष्ट्रकूट पावर में आएंगे और ये राष्ट्रकूट जो है ये चोलास को ओवरथ्रो करके खुद राजा बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कहानी आपको यहाँ देखने मिलेगी। आप देखिए जो आपकी एक जगह है जिसका नाम है मुत्रयार, ये मुत्रयार के इलाके में आप देखने वाले हैं जो कावेरी डेल्टा में आता है, यहाँ को कंट्रोल करते थे आपके चोलास। और ये आपके पल्लवास के जो आपके पल्लवा किंग है कांचीपुरम के, इनके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। यहाँ पर एक आदमी का नाम याद रखना जरूरी है आपको, ये विजयाला नाम से एक पर्सन थे जो कि आपके पर्टिकुलरली एक एंशिएंट चीफ्टन थे चोला फैमिली के, और ये ओरेयूर से थे। इन्होंने धीरे धीरे आपका जो डेल्टा रीजन है मुतलयार का, इसको कंट्रोल किया, मुतलयार के जो एरिया को कंट्रोल किया 9th सेंचुरी में, और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एस्टैब्लिश किया। आप देखेंगे इन्होंने एक टाउन बनाया तंजावुर नाम से, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक गॉडेस की पूजा चालू की जिनका नाम था निशुंभ शुद्धनी। निशुंभ शुद्धनी नाम से एक देवी की पूजा इन्होंने चालू की। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो चोलास हैं ये जो पालास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे यही जो है बाद में ये चोला किंग्स बन जाते हैं। तो पालास को ओवरथ्रो करके चोलास कंट्रोल में आते हैं। आगे आप देखने वाले जो आपके विजयला है, विजयला के सक्सेसर जाने वाले हैं और वो धीरे धीरे अपना जो राइन है, अपना जो किंगडम है उसको एक्सपेंड करेंगे। धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ेगी, इनका पावर बढ़ने वाला है, और जो आपके पांड्यंस और जो पल्लवास की टेरिटरीज है उन सबको ये एनेक्स करने वाले हैं, उन सब पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने वाले हैं साउथ और नॉर्थ में, और अपने किंगडम को ये बड़ा करने वाले हैं। कुछ पावरफुल और इंपॉर्टेंट किंग्स की चर्चा करें चोला में, तो आपको विजयला के बारे में मैंने बताया कि विजयला ने किस तरीके से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया चोला साम्राज्य का। बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग आते हैं उनका नाम था राजा राजा वन। इनको इंपॉर्टेंट इसीलिए समझा जाता है क्योंकि इनके रूल में एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया था और काफी अच्छे तरीके से सिस्टम कंट्रोल में आ गया था। यहां में एक्सपेंशन भी आपको देखने मिलेगा और नई नई जगहों में कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया था। आगे एक और इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जो राजा राजा के सन थे, उनका नाम था राजेंद्र वन। और इनकी जो पॉलिसीज हैं और जो उनका रेड करने का तरीका है, इनकी रेड इतनी अच्छी इफेक्टिव होती थी कि ये जो गंगा वैली है नॉर्थ में, यहां तक इन्हें रेड करी थी, और साथ में इन्हें श्रीलंका में भी रेड करी थी। श्रीलंका से भी जाके इन्हें प्लंडर्स लिए थे और श्रीलंका में भी ये रेड करते हैं, इसीलिए इनको गंगा कोंडा कहा करते हैं। इसका मतलब ये होता है वो जो गंगा के एरिया को इन्होंने जीत लिया, या एक ऐसा आदमी जिसने गंगा को क्रॉस किया। ये चीज भी इनके साथ रिलेटेड है। आप देखेंगे साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी इनका इफेक्ट था, वहां पर भी इनका जो नेवल पावर है इसका लोहा माना गया, वहां पर भी इनके एक्सपीडिशंस गए और वहां पे भी इन्हें अपना एक्सपेंशन किया। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए और ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाएंगे। आप देखिए तंजावुर में जो मंदिर है गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसको राजा राजा ने बनाया था, और उसके बाद आप देखेंगे राजेंद्र चोला ने भी इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। यहाँ पर आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्बल्स आपको देखने मिलेंगे, बड़े ही नायाब तरीके से स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है इसका। आप देखेंगे चोला जो टेम्पल्स हैं, चोला टेम्पल्स की खासियत होती थी कि ये जो है इनमें क्राफ्टमैन का काफी ज्यादा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो काफी इफेक्टिव होता था, और ये जो इनके मंदिर है यही क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स बन जाते थे। यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है कि किस तरीके से मंदिर को जमीन दी जाती थी ताकि अपना मेंटेनेंस कर पाए, ताकि अपना खर्चा चला पाए। साथ में आप देखने वाले हैं इसके साथ स्पेशलिस्ट भी रिलेटेड थे जो मंदिर का काम करते थे, और ये मंदिर के पास में ही रहते थे। जैसे आप कहें जो मंदिर का पुजारी होगा वो मंदिर के पास रहेगा,
फूल बनाने वाले रहने वाले हैं, जो मंदिर में खाना बनने वाला है वो रहने वाले हैं, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले रहने वाले हैं, मंदिर में जो आपका देवदासी सिस्टम होता था, जो सिंगिंग एंड डांसिंग के फंक्शंस होते थे वो भी आसपास ही रहते थे। आपके सिंगर्स, म्यूजिक बनाने वाले म्यूजिशियंस और डांसर्स भी मंदिर के आसपास ही रहा करते थे। ये जो इलाका है मैप में आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर तंजावुर था, जहां पर गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर बनाया गया। साथ में ये पूरा एरिया कंट्रोल में था आपके चोलास के, चाहे आप मदुरई की बात करें, चिदम्बरम की बात करें, मल्लपुरम की बात करें या फिर चेन्नई की। चेन्नई के साथ आप देखेंगे तिरुवन्नमलई और गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये मैंने आपको बता दिए, तिरची भी मैंने आपको बता दिया। अब हम टेम्पल्स और ब्रॉन्ज में आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा ये जो टेम्पल्स हैं सिर्फ ये मंदिर या पूजा करने की जगह नहीं थे, ये आप देखने वाले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह डेवलप होंगे, सोशल सेंटर्स की तरह डेवलप होंगे, और यहाँ पर भी एक कल्चरल लाइफ डेवलप होने वाली है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं किस तरीके के नायाब ब्रॉन्ज की इमेजेस देखने मिलती हैं आपको। यहाँ पर लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी गहराई से समझेंगे। आपके जो चोला ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी फाइन होते थे, पूरी दुनिया में आज भी इनकी मांग है। जो कलेक्टर्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए मोटी से मोटी कीमत देने तैयार है। आप चाहे नटराज की बात करें, जो चोलास ने बनाया है, वो नटराज जो ब्रॉन्ज का है उसकी बहुत भारी कीमत है। और भी अलग अलग तरीके के, एक कृष्ण का एक आप देखने वाले एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाया था जिसमें वो एक कालिया सर्प को मार रहे हैं, वो भी काफी पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द डेटीज जो है उनके आप देखने वाले हैं इमेजेस होने वाली, और ये जो इमेजेस हैं ये हमेशा राजा नहीं बनाएगा, ये जो इमेजेस हैं कभी कभी जो आपके डिवोटीज हैं वो भी बनाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको टेम्पल्स देखने मिल रहा है, ये जो टेम्पल है ये आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम तंजावुर का टेम्पल है। ये कितना बड़ा टेम्पल है आप ये देख पा रहे होंगे, और इसमें काफी इलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर्स हैं, स्टोन का काफी नक्काशीदार काम किया गया है। साथ में इसकी आउटर वॉल को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, ये आपको देखने मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर जो चोला के समय बनाया गया था। यहाँ पर एक देवदासी या फिर एक कोटिसन का ये आपको डांस स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। ये चीज आप देखिए कितने अच्छे से इसके जो इंट्रिकेट डिजाइन है, ये जो कपड़े के फोल्ड है, ये जो उसकी ज्वेलरी है, ये जो उसका हेड गियर है, ये सारी चीजें आपके जो कान में पहने गए हैं, हाथ में जो पहने गए आमलेट्स पहने गए या जो बैंगल्स पहने गए हैं, ये जो हाथ की रिंग्स पहनी गई हैं, ये कितने इंटीग्रेटली डिजाइन है। नेकलेस भी बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है। ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुई ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में और टेम्पल्स में। आगे हम बात करें एग्रीकल्चर और इरिगेशन की, तो पर्टिकुलरली जो कावेरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था इरिगेशन का, और इसी इंपॉर्टेंट रिवर से छोटे छोटे चैनल्स को काट दिया जाएगा। और ये जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, कावेरी बे ऑफ बंगाल मिलने से पहले छोटे छोटे चैनल्स में इसका जो वाटर है उसको कंट्रोल कर लिया जाता था, उसको डायरेक्ट कर दिया जाता था। और अगर कभी भी ये जो रिवर है ओवरफ्लो होती थी तो आपको रिवर से फर्टाइल डिपोजिशंस मिलने वाले हैं, जो फर्टाइल सॉइल है वो मिलने वाली है। वाटर के इन चैनल्स को गाइड करा जाएगा ताकि आप उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर पाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपकी राइस कल्टीवेशन के लिए। एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कावेरी वाटर का। यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है किस तरीके से तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में 5th और 6th सेंचुरी में आपको लार्ज स्केल कल्टीवेशन मिलने वाला है। फॉरेस्ट को काट देने वाले हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करने वाले हैं, और फिर आप देखेंगे राइस की खेती होने वाली है। राइस की खेती होने वाली है और पानी भी इतना ज्यादा होगा, और जो जमीन है वो भी बड़ी शानदार होने वाली है, जिसकी वजह से ये पूरी जो राइस फील्ड है उसको फ्लड कर देंगे, पानी से भर देते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे 2-2 फसलें उगा लेते थे एक साल में, एक साल में 2 फसलें निकाल लेते थे। इतना ज्यादा इफेक्टिव एग्रीकल्चर हो गया था आपका चोला साम्राज्य के दौरान। यहाँ पर आप देखने वाले हैं वाटर को आर्टिफिशियली आप कैसे, जो आपके वाटर क्रॉप्स हैं उनको आप आर्टिफिशियली कैसे बना रहे हैं, आर्टिफिशियली कैसे आप मैनेज कर रहे हैं उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को। तो इसके लिए आप देखेंगे कुएं खुदवाए गए, बड़े बड़े कुंड बनाए गए, जिनसे आपकी वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती थी, और आपके जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको भी आप ग्रो कर पा रहे थे इन वेल्स और इन टैंक्स की वजह से। यहाँ पर आप देखने वाले हैं ऑर्गेनाइज सिस्टम था लेबर का। जो लेबर है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करा जाने वाला है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं वाटर को किस तरीके से शेयर करना है, इसका भी प्रॉपर पैटर्न हुआ करता था, और इसके भी काम हुआ करते थे, कैसे किसको पानी को बांटना है और किस तरीके से ये डिवीजन होने वाला है गांव में। गांव में आप देखने वाले हैं बहुत सारी एक्टिविटीज चलने वाली है। कुछ लोग होंगे पर्टिकुलरली गांव में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, और ये पूरा रेगुलेशन, ये पूरे डिसीजंस को वो मैनेज करते थे। यहां से आपको मैं विलेज असेंबलीज की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। 9th सेंचुरी का एक आपको स्लूस गेट देखने मिलता है। स्लूस गेट का मतलब मैं आपको समझा दूं, डायग्राम आपके सामने बना है, ये एक स्लूस गेट आपको देखने मिल रहा है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मान के चलिए अगर ये पानी यहां से फ्लो होता है और पानी यहां से फ्लो हो रहा है, सपोज आपने ये गेट से इसको बंद कर दिया, ये गेट लगा दिया, और ऊपर से आपने इसको एक पुली से जोड़ दिया।
अगर आपको पानी बहाना है तो आप इसको पुली को खींचेंगे, गेट ऊपर होगा और पानी निकल जाएगा, और अगर आपको पानी को रोकना है तो आप इसको नीचे कर देंगे तो ये गेट जो है ये बंद हो जाएगा। इस तरीके का मैकेनिज्म आपको तमिलनाडु में देखने मिलता है, और ये बनाया गया था चोलास के टाइम पे। ये क्यों बनाया गया था? ताकि आप आउटफ्लो ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके, रेगुलेट कर सके, और आपकी इरिगेशन के लिए अगर आपको जो जरूरत है तो आप उस चैनल में पानी को डाइवर्ट कर सके। इस चीज के लिए आपका स्लूस गेट बनाया गया था। जनरली ये लकड़ी या मेटल का बनाया जाता था। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आपके वाटर लेवल को कंट्रोल करने के काम आएगा, जो आपका रिवर है उसके फ्लो रेट को और कैनाल्स को कंट्रोल करने के, उनमें पानी डायरेक्ट करने के काम आता था। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर चुका हूं आपसे। एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्कशंस करें हम तो मैंने आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में बताया था, वो मैं फिर से यहां डिस्कस कर देता हूं। जो उर होते थे, जो नॉन ब्राह्मण आपके लैंड होल्डर्स होंगे, उनकी असेंबली को आप उर कहते थे। साथ में आपकी जो ब्राह्मण असेंबलीज होंगी या ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की असेंबली को सभा कहा जाता था। यहाँ पर आपको उर्स के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होने की वजह से, इरिगेशन एग्रीकल्चर होने की वजह से ये जो उर्स हैं ये प्रॉस्परस हो गए, इनके पास पैसा आ गया। आप और भी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रुप्स आपके विलेजेस फॉर्म करते थे, बहुत सारे विलेजेस साथ में मिलके नाडू फॉर्म करते थे। ये जो लार्ज यूनिट या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, इसको आप नाडू कहते थे। आपके यहाँ पर जो विलेज काउंसिल होने वाली है और जो नाडूज हैं, इनके पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो ये डिस्पेंस करा करते थे, जो ये करा करते थे। जैसे आप देखेंगे जस्टिस देने का काम ये नाडू किया करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम ये नाडू किया करते थे। ये सारी चीजें हुआ करती थी चोलास के समय में। यहाँ रिच पीसेंट्स की बात की गई है, जिनको वेल्लेला कहते थे। वेल्लेला एक पर्टिकुलर कास्ट है, उसके बारे में बात किया गया है। ये टाइम के साथ अमीर होते हैं, ये पावरफुल होते हैं, और ये अपना इफेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे आपके नाडूस में। और यहाँ पर आप देखने वाले किस तरीके से सुपरविजन होने वाला है सेंट्रल चोला, जो आपके सेंट्रल चोला गवर्नमेंट है उसमें। चोला किंग्स है आपके इंपॉर्टेंट लैंड ओनर्स को, जो महंगे, जो आपके पैसे वाले लैंड ओनर्स हैं, उनको बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे ताकि वो खुश बने रहे, उनको पेट्रोनेज मिलता रहे। जैसे आप देखने वाले हैं मुविंदर, या फिर आप कहें मुविंद वेलन करके टाइटल्स दिया जाते थे। ये जो आपने याद करिए 3 किंग्स की मैंने बात की थी, उस तरीके से जो पीसेंट्स सर्विंग द 3 किंग्स, इस तरीके के टाइटल दिए जाएंगे। अरियार करके एक टाइटल दिया जाएगा जो चीफ्स के लिए दिया जाता था। आप देखने वाले हैं ये जो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हुआ करते थे, और जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इनमें भी जो किंग है ये इंपॉर्टेंट रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स और ऑफिसेज दिया करते थे, ताकि ये खुश रहें, अपना पेट्रोनेज किंग के साथ बनाए रहें। आप देखने वाले जो ब्राह्मण्स हैं, ये लैंड ग्रांट्स रिसीव करने वाले हैं, जिनको आप ब्रह्मदया कहेंगे। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलने वाले हैं। और यहां पर आप देखेंगे जो कावेरी वैली है, पर्टिकुलरली यहां पर साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण सेटलमेंट्स मिलेंगे। धीरे धीरे ब्राह्मण सेटलमेंट्स बढ़ना चालू होंगे, क्योंकि कावेरी वैली में या फिर कावेरी के एरिया में ही आपके ब्रह्मदय या फिर ब्राह्मणों को लैंड दिया जाता था। ब्राह्मण जो है ये अपनी खुद की असेंबली देखेंगे, अपनी असेंबली मैनेज करते थे। साथ में ये इंपॉर्टेंट लैंड होल्डर भी बन गए समय के साथ। अब लैंड होल्डर बनेंगे, धीरे धीरे इनके पास पैसा बढ़ना चालू हो जाएगा, और इनकी जो असेंबलीज है, ऐसा कहा जाता तो ये असेंबलीज या फिर सभास है, ये काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करा करती थी। यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इस चीज के, और स्टोन वॉल जो है आपकी टेंपल्स में, उनमें भी ये चीजें लिखी हैं, ये रिकॉर्ड्स डिटेल्स में हमें देखने मिलते हैं। आपको एक एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर के बारे में बताया जाएगा, जिनको आप नगरम्स कहते हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं ये भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ओकेशनली परफॉर्म करने वाले हैं। टाउन्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसमें आपके कॉमन मैन भी पार्ट लेने वाले हैं, आपके ट्रेडर्स, किंग्स और रिच लैंड ओनर्स वो भी पार्ट लेने वाले हैं। इस तरीके से काफी डिसेंट्रल सिस्टम था आपके चोलास का। चोलास काफी डिसेंट्रल सिस्टम में काम करते थे। अब आप देखें इंस्क्रिप्शंस एक और जगह मिले हैं, जिसका नाम है उत्तर मेरू। उत्तर मेरू जो है वो चेगलपुट करके एक जगह है तमिलनाडु में चेगलपुट डिस्ट्रिक्ट के पास उत्तर मेरू में आपको इंस्क्रिप्शंस मिले, जहां पर सभा के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात बताई है। और यह कहा गया है कि वहां पर आपको अगर एक कमिटी बनानी, सभा एक पर्टिकुलर कमिटी बनाएगी अगर इरिगेशन के लिए या फिर गार्डन्स के लिए या फिर टेंपल्स के लिए, तो वहां पर आप देखेंगे मेंबर्स को चूज किया जाता था। और मेंबर्स को जब चूज किया जाएगा, तो मेंबर्स को कैसे चूज करा जाने वाला है, इस चीज की बात हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलती है, जो उत्तर मेरू में मिलते हैं, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। यहां पर बताया जाता है कि एक मटका लिया जाएगा, अर्दन पॉट लिया जाएगा, उसमें पाम लीव्स के ऊपर जो भी आपके मेंबर्स हैं उन सबके नाम लिख दिए जाएंगे, और नाम लिख के इस पॉट के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर एक छोटे से बच्चे को बुलाकर उससे पर्चियां निकलवाई जाएंगी, और जब वो पर्चियां निकाल के वो नाम पढ़े जाएंगे, उससे फिर जो भी आदमी का नाम निकलता था उसको उस पर्टिकुलर कमिटी में मेंबर की तरह आप रख लेते थे। ये पूरा प्रोसेस था आपके कमिटीज के लिए मेंबर्स के इलेक्शन का।
आप देखिए जो इंस्क्रिप्शन है आपका चिंगलपुट का वो कहाँ मिलता है, तो यहाँ इस इलाके में आपको चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के पास में तमिलनाडु में ये आपको इंस्क्रिप्शन देखने मिलते हैं उत्तर मेरूर के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में। तो चोला इंस्क्रिप्शंस में हमें पता चलता है कि जो लैंड्स थी उनकी अलग अलग कैटेगरीज थी। आप बात करेंगे वेलिंग वगई, जो वेलिंग वगई है ये नॉन ब्राह्मण पीसेंट्स को जो जो प्रॉपर्टी होती थी उसको आप कहते थे वेलन वगई। ब्राह्मण्स को जो गिफ्ट दिया जाता था वो ब्रह्मदय कहलाता था। जो स्कूल्स के लिए, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो जमीन दी जाएगी उसको आप शाला भोग कहने वाले। और जो देवदाना है, देवदाना या फिर आप उसको कहते थे तिरुनम तुकम तुकनी, तिरुनम तुकनी, ये जो आपका लैंड था ये मंदिर को दिया जाता था, मंदिर को गिफ्ट दिया जाता था। और एक और इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद रखना है, पलीचंदम। ये जो पलीचंदम है ये जैन इंस्टीट्यूशंस को दिया गया लैंड, ये जो डोनेशन में जैन इंस्टीट्यूशंस को दिया गया उसको आप पलीचंदम कहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये सीधे के सीधे सवाल एग्जाम में उठाकर रख दिए जाते हैं, इसीलिए आपको इन नाम को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा। इसके साथ आप देखने वाले हैं कौन मेंबर बन सकता है आपकी सभा का, हु कुड बी द मेंबर ऑफ अ सभा। तो यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, उत्तर मेरू का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि आपके जो सभा का मेंबर बनेगा उसके पास लैंड होना चाहिए, ही शुड बी ओनर ऑफ लैंड, उसका खुद का घर होना चाहिए, यह भी बात की जाती है। साथ में बात की जाती है उसकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। आज आपने देखा है राज्यसभा और लोकसभा में भी आपको एलिजिबिलिटी के लिए एज फैक्टर होता है और यह होता है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए थी उस टाइम पे अगर आपको सभा का मेंबर बनना है, आपका खुद का घर होना चाहिए, आपकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस रखी जाती थी। अगर कोई आदमी 3 साल के लिए एक बार सभा का मेंबर बन चुका है, सभा की पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर बन चुका है, तो फिर वो आगे के टर्म के लिए नहीं बन सकता। ये चीज भी थी, नो रिपीटिशन ऑफ द टर्म वाज अलाउड। और यहां पर आपको समझ में आता है किसी अगर पर्टिकुलर आदमी ने अपने अकाउंट सबमिट नहीं किए, ये सारी चीजें अगर नहीं बताई हैं, तो वो आपका और उनके रिलेटिव और वो दोनों ही आपके इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि उसके ऊपर प्रेशर होता था कि अपने जो भी अकाउंट्स है, चाहे जमीन की बात करें या घर की, ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी, तभी जाके वो इलेक्शन में या उसके रिश्तेदार इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें पावरफुल किंग्स और मेन के बारे में, जो आसपास के लोग हैं और किंग्स के बारे में बताया गया। यहां पर आप देखने वाले हैं पेरियम पुराणम में आपको जो 12th सेंचुरी एक तमिल वर्क है पेरियम पुराणम, वहां पर आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक सामान्य औरत और एक सामान्य मर्द, एक ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की कहानी के बारे में आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है। यहां पर आप देखने वाले हैं एक अडनूर नाम की जगह है। अडनूर नाम की जगह के पास में एक छोटा सा हेमलेट है, छोटा सा एक कस्बा है जिसको आप कहते हैं पुलयास। ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है पुलयास का, ये आउटकास्टेड है, ये आउटकास्टेड लोग हैं। और यहां पर आप देखेंगे ब्राह्मण्स और वेल्लास जो हैं वो इनको आउटकास्टेड मानते हैं, इनसे दूर रहते हैं। इनके जो हट्स होने वाले हैं उनकी भी पर्टिकुलर क्वालिटीज थी, ये भी घास फूस से बनाए जाते थे। और ये देखने वाले हैं आप, ये एग्रेरियन लेबर थे, खेती बाड़ी में इनका लेबर की तरह यूज किया जाता था। जो मीनियल ऑक्यूपेशन है, आपको पैडी की अगर आपको बीज लगाने हैं तो इनका काम लिया जाएगा, कटाई करवानी तो इनका काम लिया जाएगा, इस तरीके से काम होते थे। इनका जो घर है, इनका मेन जो हट होने वाला है वो लेदर की स्ट्रिप से कवर होने वाला है और छोटे छोटे आप देखेंगे मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं आसपास। और यहां पर आप देखेंगे किताब में दिया गया है डार्क, मतलब सांवले सांवले बच्चे अपने पैरों में ब्रेसलेट पहने हैं लोहे के, ब्लैक आयरन के ये ब्रेसलेट्स पहने हैं और ये पास में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे भी घूम रहे हैं। इस तरीके का इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है मरुदी, जो आपका एक पेड़ है मरुदू, उस पेड़ के पास में एक फीमेल लेबरर अपने एक छोटे से बच्चे को सुलाने का प्रयास कर रही है एक लेदर शीट पर। साथ में आपको मैंगो ट्री के बारे में बताया गया जिसकी जो ब्रांचेस है, जिससे आप देखने वाले हैं ड्रम्स, जो आपके ढोलक है वो लटके हुए हैं, आपके ड्रम्स लटके हुए हैं। और आपको कोकोनट पाम्स की भी बात की गई है, कोकोनट की जो पत्ते हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे बताया गया है कि छोटे छोटे सर की बिचेस जो है वो वेल्व के पास लेटी हैं, रेड क्रस्टेड कॉक्स है ये भी लेटे, मतलब तमाम चीजें आपके जो जानवर पाले जाते हैं जो उनकी लाइफ होती थी उसके बारे में बताया जाता है। और इनके जीवन के बारे में भी बताया जाता है कैसे इनका जीवन चल रहा है। आप देखेंगे कांजी ट्री के बारे में बताया कि जिसकी आप देखने वाले हैं, जिसकी छांव में बैठकर एक औरत जो अपने बाल, जिसके खुले बाल हैं, जिसके छल्लेदार बाल हैं, ये जो पुलिया औरत है ये गाना गा रही है और हस्की पैडी के साथ ये अपना काम कर रही है और गाना गाती जा रही है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाद में अब हम आगे बात करने वाले हैं टांग डायनेस्टी की। सेम कंटेम्परेरी टाइम में जब आपसे मैं राष्ट्रकूटास की बात कर रहा था, गुर्जर प्रतिहारास और पालास की बात कर रहा था, तभी आप देखने वाले हैं
इस टाइम पे चाइना में टांग डायनेस्टी का साम्राज्य था। ये 300 साल के आसपास तक चलता है आपका, 700 से लेके 1000 तक, 700 एडी से लेके 1000 एडी तक आपका ये टांग डायनेस्टी का साम्राज्य चलने वाला है। और टांग डायनेस्टी में आप देखने वाले हैं पर्टिकुलर इनका जो कैपिटल था वो था जियान। जियान जो था वो समय की लार्जेस्ट सिटी था वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ी सिटी था जियान। और यहाँ पर आप देखने वाले तुर्की आते थे, ईरानी आते थे, भारतीय आते थे, जापानीज और कोरियन भी यहाँ पर आया करते थे। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर एग्जाम हुआ करते थे, जैसे आज यूपीएससी होता है उस तरीके से वहां पर ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम हुआ करते थे। और यहाँ पर ओपन थे ये सारे एग्जाम, जो भी यहाँ एग्जाम में अपियर करना चाहे वो आके एग्जाम दे सकता था। और ये जो ऑफिसर्स का सिस्टम है आप देखेंगे ये 1911 तक चलता है, 1911 तक अलग अलग फॉर्म्स में इस तरीके का ये एग्जाम ब्यूरोक्रेसी वाला काम चलता रहता है। ये टांग डायनेस्टी का आपको मैप में देखने मिलेगा कितना बड़ा साम्राज्य ने एस्टेब्लिश कर लिया था 700 से लेके 1000 एडी के बीच में। आगे आप देखिए यहां पर एक और मैप है जहां पर बताया गया है किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया था। आपके तिब्बत के एरिया में भी और भी बहुत सारे इलाकों में, कश्मीर के भी कुछ इलाकों में टांग डायनेस्टी का कंट्रोल था। अब परंपरा अनुसार मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं, आप स्लाइड को पॉज करें और इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख दिए होंगे। तो यहां पर आप देखिए हम टेक अवेज की बात कर रहे हैं तो गुर्जर प्रतिहारा जो है वो गुजरात और राजस्थान के इलाके से संबंधित है। राष्ट्रकूट जो है जो वेस्टर्न डेक्कन से संबंधित है, और पालास मैंने आपको बताया था वो बंगाल से संबंधित है, और जो चोलाज आपके हैं वो डायरेक्टली आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया आपका चैप्टर नंबर 2, हमने डिस्कशन में चैप्टर नंबर 2 को समराइज कर लिया है। आगे हम चैप्टर नंबर 3 को लेकर आने वाले हैं। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।